बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया। मेरी बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन आज जब मैंने जजेस के रिमार्क्स सुने और जब मैंने आज बिल्कुल रिवर्सल होते देखा एक चीज़ का, तो मुझे पूरे हेयरिंग में सिर्फ अल्लाह ताला की याद आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि भले आजमाइश आ जाती है इंसान पर, झूठ बोला, बोहतान 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। और झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जहाँ जिस तरह आज हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अपने वकला का, ख़ुसूसन जो मेरे पहले वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, और उसके बाद अमजद परवेज़ साहब, मैं ख़ुसूसन अमजद परवेज़ साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरा जितनी मेहनत से, जितनी लगन से उन्होंने मेरा केस लड़ा, ईमानदारी से। मैं उनको सिर्फ दुआ दे सकती हूँ, अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे उनको। बात करा दें अगर करानी। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं इस वक्त प्रेस टॉक कर रही हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका अंकल, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच अंकल। आपको भी मुबारक हो जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू। और मैं मियाँ साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी, और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज़्यादा इज़्ज़त दे के निकाला है। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुज़रा, और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। मुझे ये भी याद है कि जब पैनामा के लिए ये पैनामा का शोर उठा तो नवाज शरीफ साहब को, उनका ज़ाहिर है जब आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं इसको फेस करूँगा, मैं इसका जवाब दूँगा। तो नवाज शरीफ साहब ने यही किया। उनके जो रुफ़का हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सज़ा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है। तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों, आप अपना जो भी आपको हासिल है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आप ले लें, और आप ये ना करें, क्योंकि इनका ये मकसद आपको सज़ा देना है। ये आपकी जो तावील है, जो आपकी लीगल आपके पॉइंट्स हैं, जो हकायक हैं, वो ये नहीं सुनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फेस करूंगा, मेरी बेटी भी फेस करेगी, मेरी ख़ानदान भी फेस करेगा, मेरे बच्चे भी फेस करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो आज वो अल्लाह ताला ने दिन हमें दिखा दिया। लेकिन अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बोहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है इस केस के मुतालिक। जो इसके हकायक है, मेरी ज़बान पे ताला लगा रहा, क्योंकि केस अदालतों में था, जजेस के सामने था, तो मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की मैंने। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, आज फ़ैसला आया, अब मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं ज़रूर करूँगी 1-2 दिनों में। लेकिन देखें, मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी
कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया। अब तुम क्या करोगे? तुम जितनी चाहे झूठी तावीलें लेकर आओ, लेकिन हकीकत यह है कि तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा। आप डार साहब को देख लें। डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया और आज वो पूरी आबोताब के साथ वज़ीर ख़जाना, अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाअल्लाह लेकर रहेगी। अब आप आ जाएं वो जो कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में ये बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। एक सेकेंड। इसका बेनिफिशरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक़्तिदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के ज़रिए मैदान से बाहर करके आया। क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशरी वो है। और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पे कह चुकी हूँ कि मैं इस पे डिटेल्ड जो प्रेशर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हकाइक के साथ करूँगी, हकाइक पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें, झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा, साजिशी, मकार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो 4 साल इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद का मालिक रहा। और जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा था, जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अराकीन मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है। तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखें कल की, मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा। और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा। इस पे हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है। हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूँगा। यानी कि आप एक इतने इम्पॉर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टैंपरिंग कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें
कि वो अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला। उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा है क्योंकि ये वहाँ से आए, या कज़ाफ़ी स्टेडियम समझा हुआ है। वहाँ पर भी टैंपरिंग करता था, यहाँ पर भी वो उसको कह रहे हैं कि टैंपरिंग करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं? क्या जो खारजा अमूर हैं, फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो खेल है? और आप ये देखें कि वो अपनी पूरी जो उसको इक़्तिदार छोड़ के उसको लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ, उसने जाल साजी की, मक्कारी की, साजिश का पूरा ड्रामा क्रिएट किया और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना। लोगों को कहता है गुलामी से, जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, आज़ादी के भाषण देता है। और नाम पूछो अगर किसी का तो ABC पढ़ता है, XYZ कहता है और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। तो ये एक पैटर्न है। आप ये देखें कि जो इंसान किस तरह ये जो पनामा वाली साजिश के थ्रू इक़्तिदार में आया, RTS बिठाया अपने इक़्तिदार की खातिर, उसके बाद फॉरेन फंडिंग ली गैर मुल्की कुव्वतों से, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया। पता नहीं वो पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सवाए हैरानी के। और आप ये देखें कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है, वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज़ से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया। तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज़ पे? वो जाल साजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जाल साजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज में फेंका, धकेला। और आपका चीफ ऑफ स्टाफ ARY पे बैठकर एक ख़त पढ़ता है, रिटन एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो फौज के अंदर जो है वो डिवीज़न क्रिएट करने की खुलेआम बात करता है। और ये आपने उसी साजिश की बेस पर, उसी जाल साजी की बेस पर, उसी टैंपरिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफ़वाज पाकिस्तान पर हमले किए, आपने शुहदा पर हमले किए, आपने ECP को कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने सियासी इदारों पे हमले किए, आपने सियासी जमातों के ऊपर हमले किए, आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए। और किस चीज़ की बेस पर? शैतानी दिमाग के इख्तरा की बेस के ऊपर। और फिर देखें, फ़र्क देखें आप ज़रा कि आप मतलब बीवी भी यही कह रही है, वो पीरनी साहिबा भी ये कह रही है, अरसलान बेटा जो अगर हम पे तनकीद करे उसको आप गद्दारी से लिंक कर दो। और हस्बैंड क्या कर रहा है? बैठकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो फोर्जरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के इतने एक सेंसिटिव चीज़ के साथ वो टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि उसने एक ड्रामा करना था, उसने अवाम के अंदर ये फितना फैलाना था। और फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करता है, निकल जाता है, बच के निकल जाता है। उसी साजिश की बेस पर, उसी जाल साजी की बेस पर, उसी फोर्जरी की बेस पर, उसी शैतानी खेल की बेस पर वो पाकिस्तान को आलमी इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम कहता रहा, पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बताता रहा और बचकर निकलता रहा। दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिख कर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज़ की बेस पर? उस जाल साजी की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में की।
अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा जीसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सरमन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर को। उनको कह रहा था मेरे खिलाफ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के 2 शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा, उसी जालसाजी की बुनियाद पर मीर जाफ़र कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा, उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मज़हब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मज़हब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही, मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? ये है कौन कि ये संगीन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब करके चुप करके बच के निकल जाता है? मरियम तेरी जुर्रत को, मरियम तेरी जुर्रत को। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार। मैं हुकूमत ने एक JIT बनाई है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पनामा में JIT ने रोज की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर्ड JIT बनाई जाए। ये संगीन मसला है। इनको जरा प्लीज चुप कराएं। बात करने दो जी प्लीज। ये इससे ज्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाई पावर्ड JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफ़ीर थे उस वक्त के क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, इस साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्ज़ हम पूरी कुव्वत से अदा करेंगे। मरियम साहबा ये बता दें कि आप जो सियासी खेल शुरू किया था, मैम जिन लोगों ने यहाँ पे केस बनाए थे, क्या कभी आपसे आमना सामना हुआ, किसी ने माफ़ी मांगी कभी इससे पहले, और अब आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, माफ़ी, मुझे किसी से माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ जब वो ये साजिश कर रहे थे तो शायद वो ये भूल गए थे कि वो बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, और वो कहते हैं कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। जब आपके पास ताकत होती है तो कुछ लोगों को जिनकी नाकामी अल्लाह ताला को मंजूर होती है तो उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है और वो ये समझते हैं कि ये जो ताकत है ये हमेशा लास्ट करेगी। उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है। और जब अल्लाह का हुक्म था ये फ़ैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे उनको सुरखरू किया। तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हकायक कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। मरियम साहबा ये बताएं, जो सियासी खेल जिस साइफर के जरिए इमरान खान ने शुरू किया, उसी अब साजिश में तो खुद फंस गए, लेकिन अब वो इस्लामाबाद यलगार करने की तैयारियां कर रहे हैं। उस दाखिले को कौन रोकेगा, क्या स्ट्रेटजी है उसकी? मैं तो समझती हूँ कि जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने, उनके ख़िलाफ़ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं,
उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कौमी सलामती से खेलने की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने की, पाकिस्तान की मईशत से खेलने की, क्योंकि 4 साल ये बहुत कर चुके, वो अब भी कर रहे हैं। तो वो किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला अब उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मरियम साहबा ये बताइएगा कि ऑडियो की अभी आपने बात की तो आपकी भी ऑडियो आई हैं जिसमें पेट्रोल के हवाले से आप चचा को कह रही हैं कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँगी कि, और आप पेट्रोल की भी बात कर रही हैं, सेहत कार्ड के हवाले से भी बात कर रही हैं, फिर आपने दामाद बड़ा के अच्छा हवाले किया, से आपने बहुत अच्छा आप किया। उस हवाले मुशर्रफ के हवाले से भी कह रही हैं, तो ये बताएं कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवाम तो ये कहती है आपके दिल में अवाम का दर्द है, लेकिन यहाँ एक मिनट, अब बात खत्म हो गई ना, मैंने सवाल सुन लिया। अब मुझे बड़ा अच्छा किया, याद करा दिया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से निकल जाता। मैं आज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही उस दिन कौम के सामने कह दिया ये बात, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। जहाँ तक मेरे दामाद राहील मुनीर का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल वो मेरे बेटों से बढ़ के है मेरे लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। एक पुराने कारोबारी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी वो अपने जो ख़ानदान का कारोबार है उसको वो चलाता है, देखता है। तो कल मुझे किसी ने इमरान खान की स्टेटमेंट भेजी कि मरियम को शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन शर्म इमरान खान को आनी चाहिए क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए, हालांकि जायज़ काम था। वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया है, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा मैं ख़ुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की, आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं, अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइन्स निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज़ शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात। हमने जगह जगह जाके, एज प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था, उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो हैं वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमज़ा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को, इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं।
आज ज़रा दोबारा घर जाके उसको उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। मुशर्रफ से आपने भी साइफर पे कहा है कि जेएलटी कायम की जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर साइफर पे तहकीकात हो तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से तहकीकात का मुकाबला हो रहा है, रुकावट कौन है? नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी की? जालसाजी की तहकीकात नहीं होती। जालसाजी में तयन करके उसको सज़ा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब 1 मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है? इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रही हूँ। खान साहब ने ये भी कहा हसन, कि आप दोबारा जो है वो अहल हो चुकी हैं, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फैसला करेगी। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहबा शादरा से आपको इलेक्शन की दावत देते हैं, शादरा NA 123 से। ऑडियो और वीडियो लीक होने का सीजन चल रहा है। इमरान खान की भी एक वीडियो का जिक्र हो रहा है, राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। आपकी भी एक मुबैना वीडियो है जो नैब लाहौर में थी, जब आपसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइस पकड़ा गया था। अगर हैकर के हाथ वो लग गई और ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो क्या पाकिस्तानी सियासत इसकी मुशामिल हो सकती है या ये सिलसिला रुकना चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, पॉलिटिकल कैदी हो, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं। आपने उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसके कमरे पे रात को धावा बोला, आपने एक खातून की वीडियो बनाई और उसके बाद आप वो कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। करें रिलीज़, ज़रा दुनिया भी देखे कि आपने कैद में, जो मरियम नवाज़ ने अपने मुंह से आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। अच्छा है वीडियो रिलीज़ करें ताकि पूरी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पता चले कि मरियम नवाज़ के साथ जेल में इन्होंने क्या किया। आपसे मोबाइल फोन पकड़ा दूसरी गया था, दूसरी डिवाइस बात साथ, इसको भी जरा दूसरी क्लियर बात करें। जब वो वीडियो बन रही थी वो नैब का अपना दिया हुआ था। नैब ने खुद आपको दिया? नैब के अपने लोगों ने मुझे घर पे बच्चों से बात करने के लिए वो ला के देते थे, बात कराते थे और ले जाते थे, लेकिन उनमें वो 1-2 शख्स शामिल थे, पूरे लोग नहीं थे। तो तभी तो वो उस पर चुप कर गए, वरना अगर मेरे से निकला होता तो उन्होंने कहना था कि ओहो ये हो गया, वो हो गया। दूसरा भी एक सवाल आपने किया, कौन सा? ये कंडेम करना चाहिए, ऑडियो वीडियो लीक हो रही है, पाकिस्तानी सियासत इसकी मुतमिल हो सकती है, ये सिलसिला रुकना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपने 2 ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को कंपेयर किया ना, मुस्लिम लीग नून की क्या ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म की क्या ऑडियोज़, मेरी क्या ऑडियो सामने आ रही हैं। आप हमारी भले खुफिया ऑडियो रिलीज़ करें या मीडिया के सामने की बात करें या हमारी आपस की ख़ानदानी गुफ्तगू लें या प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशंस है वो लें, मुस्लिम लीग नून की जो भी ऑडियो बाहर आएगी उसमें ये होगा कि ये मुल्क के हमदर्द हैं, ये कानून का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें, इनकी जो ऑडियोज़ इमरान खान समेत उसकी पूरी जमात की जो ऑडियोज़, जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुल्क दुश्मन जिसको अब जो गद्दार के ज़िम्मे में आता है, मैंने ये लफ्ज़ कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, आपने उस मुल्क, उस इंसान को, उस गद्दार को आपने इस मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाज़त दी। तो ऑडियोज़ में जो फ़र्क है वो पूरी कौम के सामने है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। मैडम, हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है, क्या उसके खिलाफ आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? किस चीज़ की अपील? अपील तो नैब को करनी चाहिए कि हमारा मुकदमा पिट गया, मैं क्या अपील करूं भाई। और दूसरी नहीं एक मिनट, और दूसरी बात ये एक मिनट और दूसरी बात ये कि मैं 6-7 साल हो गए हैं मुझे अदालतों में धक्के खाते हुए, तो अभी आपका दिल नहीं भरा मतीउल्लाह जान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने कहा, आपसे वैसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। एक ये बताइए, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो IT बेस्ड जो है कंपनी है जिसका फ्रंट पे टेलीविजन चैनल है, कायदा मोहतरमा एक फोटो दे। इस सवाल का जवाब जरा। नहीं, 1 मिनट, ये बात, कोई IT कंपनी है? हसन 1 मिनट, कोई IT कंपनी नहीं है, ये इमरान खान है, उसका कोच है,
उसके साथ 1-2 चैनल्स हैं, ये उन्हीं का नेक्सस है। बहुत शुक्रिया। हम भी ग्रेड 4 में नहीं पढ़ते।